Hey guys, I'm Mohammad Rashad. It's a student in Dynamic Institution of Skill Development. So today we have new topic that is Safe Work Permit System और PTW Permit to Work System. कुछ लोग इसे सेफ्टी परमिट भी कहते हैं, सिर्फ परमिट भी कहते हैं। सो अलग अलग नामों से जानता है, बट सभी नामों में परमिट जरूर शामिल है। सो आइए आज हम जानते हैं कि किसे PTW परमिट टू वर्क या फिर सेफ वर्क परमिट सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। सेफ वर्क परमिट सिस्टम SWP is a formal written system used to control certain types of work that are considered non-routine work or high potential hazard work. So safe work system SWP उसे कहते हैं, जो इसको ऐसा समझ लें कि ये एक फॉर्मल रिटन सिस्टम है, एक प्रोसीड्योर है जिसमें हम नॉन रूटीन वर्क को और उसके अंदर पाए जाने वाले पोटेंशियल हाई हजार्ड्स को कंट्रोल करते हैं। जो नॉन रूटीन वर्क है उसके अंदर पाए जाने वाले हाई पोटेंशियल हजार्ड को कंट्रोल किया जाता है। यह एक फॉर्मल रिटन प्रोसीड्योर है जिसमें काम स्टार्ट करने से पहले, किसी भी वर्क एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले प्री जॉब चेक्स किया जाता है और जो भी पॉसिबल जॉब एसोसिएटेड जॉब होते हैं उसे असेसमेंट किया जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है। सेफ वर्क परमिट सिस्टम is a written document which specifically define the work to be done and the specific precaution to be taken. So एक specifically किसी स्पेशल वर्क के लिए जिस वर्क एक्टिविटी को करना स्टार्ट करना उसके लिए सेफ वर्क परमिट सिस्टम अप्लाई किया जाता है और उसी स्पेसिफिक वर्क के लिए उसके एसोसिएटेड हैजार्ड उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सारे प्रिकॉशंस इस PTW से लिया जाता है। Many accidents have occurred due to the lack of work permit or non-observance of its consigned safety measures. So बहुत सारे एक्सीडेंट बिना वर्क परमिट फॉलो किए हुए होते हैं या फिर लैक ऑफ वर्क परमिट या फिर इनसफिशिएंट वर्क परमिट। इसके वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। द सेफ वर्क परमिट सिस्टम यूजफुल the safety person in charge of the work, the safety of person in charge of the process, the risk management of the process and the equipment. तो जो सेफ वर्क परमिट सिस्टम है यूजफुल है किसके लिए? जो सेफ्टी पर्सन है, इंचार्ज है उसके वर्क परमिट का, या सेफ्टी इंचार्ज है, या फिर प्रोसेस इंचार्ज है, या फिर जो रिस्क मैनेजमेंट है साइड पर, सबके लिए वेरी यूजफुल है। इट इज़ नॉट वन मोर एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर। ये उसका मतलब ये कि नहीं जितने सारे पेपर है उसके अलावा एक और पेपर ऐड हो गया, ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा साइट पर बहुत बार देखने को मिला है कि वर्क परमिट केबिन में बैठकर सेफ्टी ऑफिसर्स उसे साइन कर देते हैं और वर्कर्स को देते हैं, भाई हो गया, मैं जब आऊँगा तो चेक करूँगा। बट नहीं, वर्क परमिट हमेशा काम से पहले इसलिए दिया जाता है ताकि जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी काम वर्क एक्टिविटी हो, जो नॉन रूटीन एक्टिविटी हो जिसमें हाई पोटेंशियल हैजार्ड, उसे एक बार जरूर चेक कर लें और उसे कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करवाने का सारा अरेंजमेंट कर लें। फिल इट एंड फॉलो करेक्टली द परमिट बिकॉज इट कुड सेव योर लाइफ। परमिट कैन सेव द लाइफ, परमिट कैन सेव द प्रॉपर्टीज, मशीन, साइट मैनेजमेंट एंड एज वेल एज सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑल्सो। वर्क परमिट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है साइट पर। अब बात कर ले एलिमेंट्स ऑफ वर्क परमिट। एलिमेंट्स ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं इसके? सबसे पहला इशू परमिट इशू करना और इसे इशूअर उसे इशू करता है। अब कौन इशूअर है, उसे क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तो आगे बात करेंगे। सेकंड, रिसिप्ट या रिसीवर या एक्सेप्टर। थर्ड, क्लियरेंस या रिटर्न टू द सर्विस, परमिट का क्लियरेंस होना। फोर्थ, परमिट का कैंसलेशन एंड मे ऑल्सो भी एक्सटेंशन। ओके, एक्सटेंशन, परमिट का एक्सटेंशन लेना या फिर परमिट का सस्पेंशन, ये भी इसमें है तो ऐड है। आगे बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट दैट इज इशू। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, इसमें डिस्क्रिप्शन वर्क डिटेल्स लिखना होगा एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट एंड लोकेशन, किस जगह काम चलेगा, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज। लेट्स सपोज अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, आर्गन वेल्डिंग कर रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट इंस्टॉल होने हैं। एसोसिएशन ऑफ हैजार्ड्स, वेल्डिंग के एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल वेल्डिंग के कौन कौन से एसोसिएटेड हैजार्ड हो सकते हैं, उसका असेसमेंट करना है। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स लगाने के लिए कौन कौन से हैजार्ड, जैसा कि हैजार्ड आइडेंटिफाई होगा वैसे कंट्रोल उसमें लगेगा। एडिशनल परमिट, अगर ज़रूरत है एडिशनल परमिट का तो वो भी आप लगाएं, जैसे कि हॉट वर्क चलना है, अब हॉट वर्क हाइट पर करना है तो हाइट वर्क परमिट भी इशू करना होगा। अगर वो हॉट वर्क कन्फाइंड स्पेस में होगा तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट भी इशू करना होगा, डबल परमिट हो गया। आइसोलेशन ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज है उसको आइसोलेट, क्या कनेक्शन कट आउट किया गया है, लोटो लगाया गया, यूज़ किया गया है, पीपी
एसोसिएटेड पीपीएस कौन कौन से हैं, ओके, इमरजेंसी प्रोसीड्यूर अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें इशू ड्यूरिंग द जॉब चेक्स हम चेक करते हैं। अब बात कर लें सेकेंड एलिमेंट्स रेसिप्ट्स। So handover of the permit, so competent and authorized person issues permit to workers and workers sign to say the accept controls। so जो competent होते हैं, authorized person होते हैं, यानी acceptor जो होगा वो रिसिप्ट जिसे हम कह रहे हैं, बट जो इशू कौन करेगा, तो जो भी इशू करेगा, इशूअर होगा वो कंपिटेंट ऑथराइज होना चाहिए, साथ में जो रिसीवर होगा वो भी कंपिटेंट ऑथराइज होना चाहिए। इसका मतलब कि दोनों को समझ में आना चाहिए कि हजार्ड क्या है और कंट्रोल क्या है। सो जो इशू करेगा वो भी ऑथराइज एंड कंपिटेंट होना चाहिए, एंड जो रिसीवर होगा वो भी उसे समझ में आना चाहिए कि जो भी मेंशन किया गया, इशूर ने जो भी रिकमेंडेशन दिया है उसे क्या है उसके अंदर, उसे पता होना चाहिए। Work can now start after the taking the permit. Plant is now under the control of the workers. So जब वर्क परमिट साइन हो जाता है वर्कर के द्वारा या फिर टीम ऑफ दैट वर्कर्स लीडर उसके द्वारा, तो फिर अब जो जिस पार्ट में परमिट दिया गया, जिस एरिया का परमिट दिया गया, अब वो वर्करों के अंदर कंट्रोल में आ गया, राइट। आगे बात करते हैं क्लियरेंस, हैंड बैक ऑफ द परमिट। वर्कर्स साइन टू से दे हैव लेफ्ट द जॉब साइट एंड इक्विपमेंट कैन स्टार्ट। सो वर्कर्स जो साइन करते हैं, ऑफ कोर्स ये ध्यान रखना होगा कि जब जॉब वो लेफ्ट करते हैं, यानी जब क्लियरेंस हो जाता है कि परमिट अब काम पूरा हो गया या शिफ्ट पूरा हो गया, ओके, तो फिर अब क्या होता है, जब शिफ्ट पूरा हो गया या फिर टाइम पूरा हो गया, तो फिर वर्कर अब वापस से उसे कैंसिलेशन करवाते हैं और वो फिर से जो भी साइट का मैनेजमेंट उसके हैंड ओवर वो करते हैं। तो वर्कर क्लियरेंस के बाद, बट वो क्लियरेंस के बाद जब वर्क परमिट इशू करने समय जो कंडीशन था, उस कंडीशन में वापस से उस सेफ्टी के साथ ही वो फिर वर्क परमिट कैंसिलेशन होगा या फिर वर्क परमिट हैंड बैक होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि जब आप परमिट ले रहे थे सब कुछ अच्छा था, वेल था, जब आप काम खत्म करके जा रहे हैं तो सब कुछ मैस है और सेफ्टी के बहुत सारे इश्यूज है, नहीं, वो क्लियरेंस होने के बाद ही वर्क परमिट क्लियरेंस होगा। सो कैंसिलेशन की बात करें, ऑथराइज पर्सन एक्सेप्ट प्लांट बैक एंड कैन रिमूव आइसोलेशन। सो कैंसिलेशन जब होगा तो फिर से वापस सा वर्कर के जो वर्कर काम करे उनके हाथों से निकल के फिर साइट मैनेजमेंट के हाथ में वो प्लांट चला जाएगा। प्लांट इज नाउ रिटर्न टू द कंट्रोल ऑफ द साइट मैनेजमेंट। अब बात करें सस्पेंशन ऑफ द वर्क परमिट। सो वर्क परमिट सस्पेंशन होता है, अब कौन कौन से कंडीशन होगा सस्पेंड। सो एनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, चाहे वो फायर हो, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, ओके, तो उस या फिर गैस रिलीज हो, केमिकल स्प्रेड हो, उस कंडीशन में वर्क परमिट सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंशन होगा। एंड या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जो परमिट पे नहीं था, कोई ऐसा कंडीशन जो परमिट में चेंजेस ला रहा है, तो वहाँ पर भी परमिट सस्पेंशन होगा। परमिट का जो नेचुरल वर्क स्कोप है उसमें अगर चेंजेस होता है, लेट्स सपोज परमिट हार्ड वर्क कर ले गया बट वहाँ पे एक्सकेवेशन भी करना है या फिर कोल्ड वर्क करना, तो वहाँ पर फिर परमिट सस्पेंड हो जाएगा। ओके, परमिट ध्यान रखना आपकी परमिट सस्पेंशन का मतलब ये नहीं होता कि परमिट खत्म हो गया, परमिट तब भी लाइव रहता है। तो इसका मतलब है कि परमिट जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक परमिट परमिट हैंड ओवर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब परमिट हम सस्पेंड करते हैं तो फॉर द टाइम बिंग परमिट सस्पेंड होता है। अब उसमें जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का परमिट री इशू हम कर सकते हैं, राइट। सो साइट कंडीशन में अगर कोई चेंजेस हुआ, मटेरियल में, मशीन में कोई चेंजेस हो गया, कुछ नया इक्विपमेंट आ गया, जब परमिट आप ले रहे थे उस समय नहीं था, बट परमिट लेने के बाद कुछ आप नया साइट मैनेजमेंट ने कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दिया, तो भी वहाँ पर परमिट सस्पेंशन हो जाएगा। या फिर कोई डेंजरस ऑकरेंस हो जाए, कोई गैस लीकेज हो जाए, या फिर कुछ नया हजार्ड्स अपीयर हो जाए, या फिर सेफ्टी रेगुलेशन में ब्रीचेस हो, वायलेशन हो, ओके, या फिर वेटिंग फॉर द स्पेयर पार्ट्स, कुछ इनसफिशिएंट वर्क स्पेस हो, तो उस समय परमिट सस्पेंशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं वर्क परमिट सिस्टम में फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्क परमिट। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि कितने तरह का वर्क परमिट होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है और ऐसे ही हो जाता है कितने तरह का परमिट होता है, व्हाट काइंड ऑफ द परमिट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमिट्स। So hot work, cold work, height work, chemical work, electrical work, treatment, space entry, excavations. So अगर जो इस तरह का क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर में बांट के रख दे रहे हैं परमिट कितना तरह का होता है। अब कुछ लोग कहते हैं 8 तरह का, कुछ लोग 10 तरह का, नहीं, इसको ऐसा नहीं समझना है, इसको समझना है कंडीशन क्या कहता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पाया जाता है जो स्क्रीन पर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हमें परमिट वहाँ ज़रूरत होगी। ओके, इसको अब कैटेगराइज नहीं करके हम किसी नंबर में ना बांट के हम सीधे ये समझ सकते हैं कि साइट पर क्या पोटेंशियल हजार्ड है इनमें से कोई, तो मतलब परमिट की जरूरत होगी। तो पोटेंशियल ऑक्सीजन डिफिशिएंसी और इनरिचमेंट,
ऑक्सीजन की कमी या फिर ज़्यादा होना, वहाँ पे परमिट की ज़रूरत है। पोटेंशियल फ्लेमेबल एक्सपोजर एटमॉस्फेयर, कहीं पर फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर है तो भी परमिट की ज़रूरत होगी। पोटेंशियल हाई टेम्परेचर प्रेशर, कहीं पर टेम्परेचर हाई है या प्रेशर हाई है तो फिर वहाँ भी परमिट की ज़रूरत होगी। पोटेंशियल हैजर्डस केमिकल लाइक टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कहीं पर केमिकल्स सब्सटेंसेस यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर भी परमिट की ज़रूरत होती है। कन्फाइंड स्पेस इंटू लाइक टैंक, कोल्ड बॉक्स, पीट वेसल्स, ओके, पाइपलाइन, तो यहाँ पर भी परमिट की जरूरत होती है। एलिवेटेड वर्क्स, हाइट पर वर्क जो चलेगा वहाँ भी परमिट की जरूरत होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ द इग्नाइटेड सोर्सेज वेर नॉट परमिटली अलाउड, फायर परमिट लाइक ओपन फ्लेम, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, यहाँ पर भी परमिट की जरूरत होती है। हॉट वर्क जिसे आप कहते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग और रिपेयर ऑन लाइव सर्किट, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क एक्टिविटी चलेगी, लाइव वर्क पर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी पर, वहाँ परमिट की जरूरत होती है। मैनुअल और पावर्ड एक्सकेवेशंस, जहाँ पर गड्ढा मैनुअल हो या फिर मशीन के द्वारा, वहाँ पर यूज ऑफ मोबाइल क्रेन्स, क्रेन का यूज़ करना, लिफ्टिंग एंड लोअरिंग करना, तो वहाँ पर भी परमिट की जरूरत होगी। एक्सपोजर टू ट्रैफिक जहाँ पर एक्सपोजर होगा वहाँ पर भी परमिट की जरूरत होगी। एक्सपोजर टू मूविंग रोटेटिंग मशीनरी, जहाँ मशीन मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है वहाँ पर भी परमिट की जरूरत होती है। इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वेंट्स, लिक्विड और गैस, अगर वेंटिंग आउट अगर कोई लिक्विड और गैस हो रहा है तो वहाँ पर हो सकता है तो वहाँ पर भी परमिट की जरूरत होती है। ऑन प्रोसेस लाइन्स विद द गैस फ्लूइड्स, अगर गैस फ्लूइड्स हो सकता है तो वहाँ पर भी परमिट की जरूरत होती है। तो आप देखें यहाँ पर मैंने कंडीशन की बात की है कि इनमें से पॉसिबल कौन कौन से कंडीशन है और अगर ये कंडीशन पाया था तो वहाँ पर परमिट की जरूरत हुई। हाँ, अब उसके बाद आप उसको नाम दे सकते हो आप, बट परमिट को आप कभी भी नंबर में मत बांटो कि हाँ ये 10 होते हैं 8 होते हैं। अब बात करें आज तो द वर्क परमिट सिस्टम, वाई वर्क परमिट सिस्टम, सो बिकॉज as an in charge of the work you don't know everything, so about the site and the process around about the work, so as a एक इंचार्ज उसे सब कुछ नहीं पता होता साइट पर क्या चल रहा है तो परमिट के थ्रू पता चलेगा। एक पावर है साइट टीम, जो सेफ्टी टीम है, मैनेजमेंट टीम, उसके पास एक पावर है परमिट का कि वर्कर अचानक से कोई काम अपने से नहीं स्टार्ट कर सकते। उन्हें बताना होगा कि वो कौन सा काम करने जा रहे हैं और वो काम के लिए जो सेफ्टी चेक्स है वो सेफ्टी डिपार्टमेंट चेक कर ले, ओके कर ले, तभी वो काम स्टार्ट करेंगे। इससे एक वेपन मिलता है सेफ्टी डिपार्टमेंट को, सेफ्टी टीम को। ओके, तो एज ए इंचार्ज जो साइट मैनेजमेंट होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी मेजर्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अगेन काम स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी मेजर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, करते हैं, ये एक बेनिफिट मिलता है। यू कैन नॉट स्टार्ट द वर्क विदाउट द ओके ऑफ द सेफ्टी पर्सनल, जो सेफ्टी पर्सनल अगर ओके नहीं करता उसके बिना परमिशन में काम स्टार्ट नहीं होगा। सेफ्टी पर्सनल क्यों ओके नहीं करेगा? क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं है वहाँ पर तो फिर वो ओके नहीं करेगा। एक बेनिफिट होता है द प्रोडक्शन नीड्स सेफ्टी पर्सनल ओके इन ऑर्डर टू रिस्टार्ट द प्लांट आफ्टर देयर सेफ्टी गोल इज अचीव्ड। सो प्रोडक्शन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट से जब तक ओके मिलता नहीं तब तक वो काम स्टार्ट नहीं करेंगे। ये और सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी डिपार्टमेंट तब परमिट देता जब तक उसका सेफ्टी गोल अचीव ना हो। टू ऑब्टेन अ सेफ एज वेल एज क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव वर्क, सो सेफली वर्क प्रोसेस पूरा हो और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सीडेंट होगा तो बहुत सारे उसके नुकसान हो सकते हैं, मोरल लॉस हो सकता है, लीगल लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो उनसे बचने के लिए भी हमें परमिट का फॉलो करना जरूरी, क्योंकि गाइस ध्यान रखना ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है। द वर्क परमिट सिस्टम विथ हु, कौन कौन से लोग वर्क परमिट में शामिल होंगे? जनरली मैंने देखा है कि एक इश्यूअर होता है और एक रिसीवर होता है, बट ऐसा नहीं है। जो भी उस वर्क प्रोसेस के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हैं तो उन्हें वर्क परमिट में शामिल होना चाहिए। जैसा कि द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन, द कस्टमर और सप्लायर हु विल रिलीज द प्रोसेस बिफोर द वर्क स्टार्ट, द पर्सन इन चार्ज ऑफ HSC मेजर्स। ये सारे लोग वर्क परमिट में इन्वॉल्व रखने चाहिए, करने चाहिए, ताकि सभी को पता चले कि कौन कौन से एसोसिएटेड हैजार्ड्स हैं, इम्पैक्ट हैजार्ड क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हैजार्ड क्या होंगे, कंट्रोल क्या होंगे। अब बात करें इश्यूअर कौन है और एग्जीक्यूटर या रिसीवर कौन है। इश्यूअर वो बंदा है जो ट्रेंड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए और ऑथराइज होना चाहिए। ओके, साथ में उसे पता होना चाहिए कि हैजार्ड एसोसिएटेड हैजार्ड क्या है और इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और उसे वो इंश्योर करे कि भाई जो प्रिकॉशंस उसने रिकमेंड किया है वर्क परमिट में वो साइट पर अप्लाई हो रहा है। साथ में एग्जीक्यूटर या रिसीवर की बात करें, ये भी बंदा ट्रेन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट एंड ऑथराइज होना चाहिए और ये इंश्योर करे कि जो भी वर्क परमिट में रिकमेंडेशन मिला है, सेफ्टी डिपार्टमेंट ने दिया है, उसे वो थ्रू आउट द वर्क वो कंप्लीट करेगा, पूरा रखेगा, कंटिन्यू करेगा। साथ में वो मेक श्योर कि जो भी रिकमेंडेशन है, कंट्रोल सिस्टम में मेजर्स दिए गए हैं वर्क परमिट में, वो सारे जो उस टीम के, उस ग्रुप के जो काम करे वर्कर सबको पता हो। हैजार्ड एंड कंट्रोल बात कर लेते हैं। द वर्क परमिट सिस्टम एंड हाउ, सो कब कैसे वर्क परमिट इश्यू हो। बिफोर इशूइंग द वर्क परमिट यू मस्ट डिस्क्राइब द वर्क टू बी डन। परमिट इशू करने से पहले वर्क को डिस्क्राइब करना ज़रूरी है।
एंड लिस्ट ऑल स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग विच आर द रिक्वायर्ड। अगर ड्राइंग मिलता है तो बेस्ट है, परमिट के साथ अटैच करके रखें, स्पेशली एक्सकेवेशन और कन्फाइंड स्पेस में बहुत ज़रूरी है। इशू डिटेल प्लानिंग विद ऑल इन्वॉल्व एंटिटीज, जितने भी लोग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट शामिल है उस वर्क में उनको भी शामिल करें, उनको बताएं। डिटरमाइन द लॉगिंग एंड टैगिंग प्रोसीजर्स, चाहे वो लोटो हो या फिर डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस का हो, सबको पता होना चाहिए, बट ये सब पहले होना चाहिए। फिल इन टुगेदर विद द वर्क परमिट एंड साइन, तो वर्क परमिट एक्सेप्टर और जिसे हम रिसीवर कह रहे हैं और इश्यूअर दोनों के सामने ही होना चाहिए साइन। और द स्टार्ट ऑफ द वर्क मस्ट बी अथॉराइज्ड बाय द प्रोडक्शन एंड द यूजर्स। तो ध्यान रखना कि वर्क परमिट में 4 लोगों का साइन होना जरूरी है। एक पहला होता है इश्यूअर जो सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, रिसीवर जो वर्कर्स काम करेंगे या फिर जो उनका जो लीडर होगा वो, उसके बाद सुपरवाइजर्स एंड 4 साइट इंचार्ज या फिर मैनेजर। टू इंस्पेक्ट द वर्क एरिया, वर्क परमिट इशू करने से पहले वर्क एरिया को इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है। बहुत से जो ऑफिसर्स होते हैं वो टाइम कम होने की वजह से वो क्या करते हैं, परमिट पे पहले साइन करके दे देते हैं कि जाओ तुम काम करो, मैं आऊँगा तो चेक करूँगा, बट ये सही नहीं है। वर्क स्टार्ट होने से पहले साइट पर विजिट करना, फिजिकली विजिट करना चाहिए और तब जाके वर्क परमिट, जब सब कुछ उनके मुताबिक ओके हुआ तभी वो ओके करें, आई मीन परमिट पर साइन करें, सेफ्टी डिपार्टमेंट करना चाहिए। तो साइट रूल्स इंस्पेक्ट करें, साइट रूल्स के बारे में देखिए कि साइट रूल्स में क्या लिखा है इस पर्टिकुलर वर्क के लिए। वॉकवेज है, एक्सेस पॉइंट है या नहीं, नेचुरल हजार्ड्स कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं नेचुरल हजार्ड का, लाइक फ्लड, रेन, स्नो, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट कैसा है। अभी जैसे सपोज अगर हाइट वर्क चलना है, हाइट वर्क का आपने परमिट दिया और ऐसा मौसम दिख रहा है कि रेन होगा या फिर हेवी विंड है, तो फिर तो वहाँ हजार्ड हो सकता है, इसलिए उन्हें देखते हुए परमिट को इशू करना होगा। प्रोसेस फ्लूइड्स एंड मेटल इन्वॉल्व, कौन कौन से फ्लूइड्स हैं या मेटल इन्वॉल्व है उन्हें चेक करें। इफेक्ट्स ऑफ द अदर प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस का कोई असर तो इस वर्क को नहीं हो इसका परमिट देने जा रहे हैं, या फिर जो परमिट आपने दिया उसका असर किसी दूसरे वर्क पर तो नहीं पड़ेगा। पावर सप्लाई आइसोलेशंस, लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर केबल्स, पावर सप्लाई आइसोलेट किया गया है या नहीं किया गया, डिस्कनेक्शन किया गया नहीं किया गया, पावर केबल कितनी हाइट पर थंब रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, 10 फीट का, ओके, या फिर उससे पावर सप्लाई बढ़ेगा तो फिर अलग उसमें हम हाइट बढ़ाते चले जाएंगे। लोकेशन ऑफ द अंडरग्राउंड एंड इलेक्ट्रिक पावर प्लेट्स एंड सर्विसेज, अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर अगर एक्सकवेशन करना है तो क्या अंडरग्राउंड जो सर्विसेज है, पाइपलाइन है, उनको आइसोलेट किया गया है, उनको रिमूव किया गया है या नहीं। लॉकआउट रिक्वायरमेंट्स, लोटो का यूज़ अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर लोटो अप्लाई किया गया या नहीं, प्रेशर टेम्परेचर कितना है। इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस, जो भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वो इंस्ट्रक्शन देता है, ऑपरेटिंग मैनुअल्स देता है, जिसे SDSB कहते हैं, क्या वो साथ में है या नहीं ऑन द साइड, क्या लोग उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेटल ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपैटिबिलिटीज, जो मेटल्स है वो स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड्स है, वो चेक करना जरूरी है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड, पोटेंशियल हजार्ड क्या क्या इस वर्क एक्टिविटी, पर्टिकुलर वर्क एक्टिविटी का क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड हो सकता है। फ्लेमेबल हो सकता है, ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन या एनरिचमेंट ऑक्सीजन हो सकता है, टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं, सब्सटेंसेस हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री है या फिर इलेक्ट्रिकल हाई इलेक्ट्रिसिटी है, प्रेशर लाइव इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, ट्रैफिक है, फॉल्ट स्लिप हो सकता है, क्या हो सकता है इनमें से। ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करने के बाद ही हम परमिट इशू करते हैं। अब बात कर ले वर्क परमिट में कुछ और बातें। फॉर ए स्पेसिफिक डेट एंड टाइम रेंज, परमिट हमेशा फॉर ए स्पेसिफिक डेट एंड टाइम रेंज में इशू किया जाता है। स्पेशली वर्कर को जितने आवर्स के लिए ज़रूरत होगी, चाहे 2-4 आवर्स होगी, वो बोलेगा, उसके हिसाब से परमिट इशू करें। मैक्सिमम 8 आवर तक इशू करना चाहिए। बहुत से साइट पर मैंने देखा है कि 1 वीक का परमिट दिया जाता है, बट वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यू डेज, न्यू इक्विपमेंट, न्यू हैजार्ड्स। तो अगर मान ले सपोज इक्विपमेंट भी सेम है लेकिन एटमॉस्फेयर तो सेम नहीं होगा, एनवायरमेंट तो चेंज होगा, ले सपोज आज ड्राई है कल रेनी हो जाए, फिर क्या करेंगे आप। तो ध्यान रखना परमिट हमेशा 8 आवर्स के लिए दें। तो 1 वीक का परमिट देकर मुझे नहीं समझ में आता इसके पीछे क्या सोचते हैं, बट वो कहते हैं कि मिनिमम हज़ार्ड है, बट मिनिमम हज़ार्ड मैक्सिमम बदल सकता है। तो आप इस तरह से एंटिसिपेट ना करें और मैक्सिमम 8 आवर्स के लिए आप दे सकते हैं। वर्कर मिनिमम जो भी जितने घंटे का वो मांगे उससे इशू करें, और उस 8 आवर्स के बाद अगर काम उसे कंटिन्यू करना है तो री इशू परमिट करो। शिफ्ट का जो दूसरा सेफ्टी ऑफिसर दूसरे शिफ्ट का आता है वो इशू करे, आप ना करें। फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, हर परमिट अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग होता है। स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेसिफिक परमिट होता है एंड टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल। और परमिट भी ये भी ध्यान रखें कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल, अगर लेट्स सपोज अलग अलग ग्रुप काम कर रही है, एक ही वर्क कर रही है, बट एक वर्क तो है लेकिन ग्रुप अलग अलग होने वाले से परमिट भी अलग अलग होगा। सिर्फ वर्क परमिट में कुछ और बातें कर लें। सो रिव्यू एंड साइन की बात कर लें, कौन कौन लोग साइन होंगे, किसका रिव्यू होगा। तो
तो सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव इशूइंग द परमिट, जो सेफ्टी डिपार्टमेंट जो इशू कर रहा है, सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसके साइन होना चाहिए। वर्कर सुपरवाइजर्स, जो वर्कर का सुपरवाइजर यानी उस जगह पर है जो सुपरवाइजर, उसका साइन होना चाहिए। अफेक्टेड वर्कर जिसे आप रिसीवर कहेंगे, तो रिसीवर या एक्सेप्टर या एग्जीक्यूटर, उसका साइन होना चाहिए। एंड साथ में रिव्यू बाई वर्क एरिया मैनेजर या साइट इंचार्ज, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। इसका मतलब 4 लोगों का सिग्नेचर इस पर होना चाहिए। समरी की बात कर लें एंड, तो वर्क परमिट अलग अलग एक्टिविटी के लिए, हार्ड वर्क, कन्फाइंड एक्सकैवेशंस, ब्लास्टिंग, इलेक्ट्रिकल्स, बिल्डिंग डेमोलिशंस, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग वर्क परमिट। तो ध्यान रखेंगे नॉन रूटीन वर्क या हाई पोटेंशियल वर्क, हाई पोटेंशियल हैजार्ड वर्क के लिए हमें वर्क परमिट इशू करना पड़ता है। 2 बातें ध्यान रखें, नॉन रूटीन वर्क वो वर्क जो नॉन रूटीन वर्क है, स्पेशलाइज है, या फिर हाई पोटेंशियल हैजार्ड जो रखता है, उसके लिए हमें वर्क परमिट इशू करना पड़ेगा। Okay, other safe work permits may be required at the discretion of the safety representative, the contractor administrative or the contractor। अगर एक वर्क एक्टिविटी के लिए परमिट दिया गया और उस परमिट के बाद लेट्स सपोज, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हार्ड वर्क चलना है, अब हार्ड वर्क कहाँ चलना है, ग्राउंड पे चलना है या हाइट पे चलना है या कन्फाइंड स्पेस नहीं करना है, तो उसके हिसाब से मतलब कि अगर हाइट है तो फिर हाइट पर दूसरा हाइट वर्क परमिट भी देना पड़ेगा, 2 परमिट चलेगा। परमिट विल बी इशूड बाय द क्वालिफाइड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। परमिट इशू कौन करेगा? क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव करेगा। हॉट वर्क परमिट्स आर इशूड बाय द फायर मार्शल। अगर हॉट वर्क काम करना तो फायर मार्शल इशू करे तो बेहतर है, लेकिन अगर साइड पर फायर मार्शल नहीं है, सेफ्टी डिपार्टमेंट ही है सेफ, तो फिर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव ही इशू करे उसे। परमिट आर इशूड टू स्पेसिफिक पर्सन फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड फॉर द स्पेसिफिक जॉब। ये बड़ा अच्छी बातें हैं, जैसे कि हम लोग टूल्स में करते हैं राइट टू फॉर राइट, जब इसी तरह से यहाँ पर है, तो परमिट स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए एंड स्पेसिफिक जॉब के लिए इशू होना चाहिए। Okay, permit must be signed at the time issued by the safety representative, job supervisor, affected workers and the manager of the area in which work is being done। 4 लोगों का साइन, अगेन ध्यान रखें आप, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव का, अफेक्टेड वर्कर्स जिसे आप रिसीवर कहेंगे उसका, एंड सुपरवाइजर का, और साइट इंचार्ज या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर या लाइन मैनेजर का साइन होना चाहिए। तो गाइस ये था हमारा वर्क परमिट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसे हम सेफ्टी वर्क परमिट सिस्टम कहते हैं, या फिर परमिट टू वर्क कहते हैं, या सेफ्टी परमिट कहते हैं, या फिर सिर्फ परमिट कहते हैं। तो ये सारे नाम से जाना जाता है साइट पर। परमिट सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक वेपन है, हथियार है, और ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज अगर परमिट ना हो तो क्या होता, आप साइट पर जाते, आपको पता नहीं होता, वर्कर अपने आप काम स्टार्ट किया होता और एक्सीडेंट होता, तो आप कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं। इसीलिए सेफ्टी डिपार्टमेंट को, सेफ्टी टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्क परमिट सिस्टम लाया गया। और इससे ये होगा कि जब कभी भी कोई डिपार्टमेंट काम करना चाहेगा, नॉन रूटीन वर्क या हाई पोटेंशियल हैजार्ड वर्क काम करेगा, तो आपको इन्फॉर्म करेगा। आप प्री जॉब चेक्स करें, जाकर साइट पर जो भी रिकमेंडेशन है उसे करें और पूरा करवाएं। जब इनकाउंटर सारे हैजार्ड हो जाएं, कंट्रोल मेजर्स आप लगा लें, तब जाकर परमिशन दें काम करने के लिए, और अपने प्रोजेक्ट मैनेजर और लाइन मैनेजर को जरूर अप्रूव करवा लें। थैंक यू गाइस for watching. Till my next video, stay safe and healthy.